बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो आर्टिकल 63A पे चल रहा था। सदर पाकिस्तान ने ओपिनियन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 186 के तहत उन्होंने राय मांगी थी कि जी आप ये राय, उसमें दो नुक्ते बड़े अहम थे कि क्या वो जो अरकान जो मुनहरिफ होते हैं उनका वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। और दूसरी अहम बात, दो चार पांच क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चन बहुत अहम, क्या वो नाअहल एक टर्म के लिए होंगे, सिर्फ डिसीट होंगे, या फिर पूरी लाइफ के लिए ताहयात नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन आ गई है। बाज़ लोग इसको फ़ैसला कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि अब हमज़ा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सूरत हाल। बहुत ही दिलचस्प, इस पर मैंने बहुत सारे कानूनदानों से भी मशवरा किया है। मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा, तमाम पहलू के, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, ये इस पर। लेकिन उससे पहले मैं एक ट्वीट रखना चाहूँगा आपके सामने, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये ARY न्यूज़ का ट्वीट है और उन्होंने ट्वीट किया जनाब ARY न्यूज़ ने, और कहा कि ये आज की बात है कि जी मुल्क दिवालिया होने के करीब, शहबाज शरीफ ने 7.5 करोड़ से वज़ीर आज़म हाउस का स्विमिंग पूल मुरम्मत करा लिया। यानी कि मुल्क दिवालिया होने के करीब और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस का स्विमिंग पूल 7.5 करोड़ से मुरम्मत करा लिया। ठीक, अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि ये तो फेक ट्वीट है, ये तो यानी फेक न्यूज़ है, ट्वीट तो असली था। ARY न्यूज़ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ, उसकी डिटेल भी ज़ाहिर है, जब डिटेल पे आप खोलें तो उनकी वो वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, और जब शोर मचा उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। होगा तब भी कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहें, चाहे आप नंगी गालियां देते रहें। इतनी शरीफ हुकूमत है माशाअल्लाह, इतनी ताबेदार हुकूमत है, वो ARY का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना इमरान खान का, ना कोई नीले पीले गीले तीतर का, किसी का भी। आप गालियां देते रहो नंगी, आप कुछ भी करते रहो, तो वो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो, और एक जारहाना बयानिया जिसकी बुनियाद पे आज आपको हुकूमत मिली है, अगर वो ना बनता तो कभी ना मिलती। आपने उस बयानिए का भी कचूमर निकालना है इंशाअल्लाह, और आपने सत्यानाश करना है, कबाड़ा निकालना है अपनी पार्टी का भी और सारी चीज़ों का, कि जब आप इतने शरीफ हैं और इतने सरे तस्लीम खम कर रहे हैं कि जो कोई कुछ भी कहता रहे, फिर आपको खुली छुट्टी है। मैं कहता हूँ आप उल्टे हो जाओ, आप दुनिया के माहिरीन मईशत ले आओ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस इंतशार में आप कुछ कर पाओ। फिर वो ठीक कह रहे हैं कि आप चले जाओ फिर इलेक्शन की तरफ। आ जाए जनाब फैसले की तरफ, और फैसला आया है ओपिनियन। इसमें 5 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, फिर उसके बाद इसमें जो है ना जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब थे, और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ बताऊंगा, उस पर भी तजिया करेंगे उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने इत्तफाक क्यों नहीं किया। और साथ बाकी जो 3 जजेस थे चीफ जस्टिस समेत, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन तीनों ने जो फैसला दिया है कि वो रुकन, इसमें पैरा सबसे जो अहम तरीन पैरा है वो ये पैरा है, पैरा नंबर 3। ठीक हो गया, ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और इसी पर सारी बहस हो रही है, ये जो ओपिनियन की आई है। अच्छा, कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये फ़ैसला है, लेकिन बहुत सारे कानूनदान कह रहे हैं कि ये फ़ैसला नहीं है भाई, ये ओपिनियन है। ये किसी से आपने राय मांगी, उसने अपनी राय दे दी, तो जो फ़ैसला होता है वो बाइंडिंग होता है, वो हर सूरत आपको कबूल होता है। और जो राय होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आप पर बाइंडिंग नहीं होती, हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं होती। हुकूमत माने या ना माने, ये हुकूमत का अपना सवाबदीद है। लेकिन वही वाली बात, जब मैंने ये ट्वीट की
तो एक मेरे साथ ट्वीट में एक सारिफ ने लिखा कि नकवी साहब वो बिल्कुल बात ठीक है, आपने इरफान कादिर साहब जो कि माहिर कानूनदान हैं, मारूफ कानूनदान हैं और साथ वो साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब ये ओपिनियन है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, 186 के तहत आप आर्टिकल 186 पढ़ लें, उसमें सदर पाकिस्तान किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो अपनी राय देती है। ये आर्टिकल 186 में लिखा हुआ है। तो जो फैसला नहीं है ये राय है और इस पैरे में भी लिखा हुआ है, इस राय में भी लिखा हुआ है कि व्यू है, दिस इट इज़ आवर व्यू। ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ ये। तो उसके बाद लेकिन उस सारिफ ने बड़ी मज़े की बात लिखी, उस दोस्त ने, उसने कहा नकवी साहब बात आपकी भी ठीक है, बात इरफान कादिर साहब की भी ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान ने इनको जीने नहीं देना। इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने तो हुलड़बाजी अभी से मचाई हुई है, क्योंकि आगे से उनको पता है ना कि ऐसे बकरी बन के बैठने वाले लोग हैं, ऐसे अल्लाह मियाँ की गाय वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, पता नहीं आप वो खुद ही अल्लाह मियाँ की गाय बन रहे हैं या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे बन रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं इस पे फर्दर कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको ये पैरा नंबर 3 पढ़ के सुना दूँ, फिर उसके बाद इस पे बहुत काम की बातें करनी हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि अब हमजा शहबाज का क्या होगा उस पे बात करेंगे, ठीक हो गया ना। मरकज पर इस फैसले का कुछ भी असर नहीं पड़ना, क्योंकि मरकज में तो किसी रुकन ने, जो पीटीआई का रुकन था, उन्होंने वोट ही नहीं दिया ना शहबाज शरीफ को, उन्होंने तो वोट उनका लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस वजह से अगर इसका कोई असर पड़ना है तो पंजाब पे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, इसके तमाम पहलू डिस्कस करेंगे। और ये है कि फैसले का या राय का, जिसको ये लिखा हुआ है कि ये राय है, इस राय का या इस आर्डर का पैरा नंबर 3, टर्निंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड कीपिंग इन माइंड द आंसर टू द फर्स्ट, इट इज आवर व्यू। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट, इट इज आवर व्यू। उन्होंने ये नहीं कहा कि इट इज आवर ऑर्डर, इट इज आवर जजमेंट, ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज आवर व्यू that the vote of any member, including deemed member of the parliamentary party in a house, that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause of article 63A, cannot be counted and must be disregarded. And it is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrain from taking action that would result in a declaration of defection. The second question referred to this court stands answered in the foregoing terms. अच्छा, अब बात ये है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारी ओपिनियन के मुताबिक, हमारी राय के मुताबिक, ये हमारी राय है, इट इज़ आवर व्यू, इट इज़ आवर ऑर्डर नहीं लिखा, इट इज़ आवर व्यू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई भी वो मेंबर पार्लियामेंट का जो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो उस हाउस में है, पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री लीडर, ठीक है ना, इन द हाउस, अगर उसकी डायरेक्शन के कंट्रेरी वोट डालता है तो उसका वोट नहीं गिना जाएगा, ठीक है। चाहे उसके बाद वो जो उसका पार्लियामेंट्री हेड है वो एक्शन के लिए ख़त लिखता है या नहीं लिखता, लेकिन उसका वोट बिल्कुल गिना ही नहीं जाएगा अगर कोई मेंबर अपने पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डालता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात, मैंने बहुत सारे कानूनी और आइनी माहिरीन से बात की और मैंने आपको नाम भी बताया, इरफान कादिर साहब भी उनमें बहुत ही प्रोमिनेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये ओपिनियन है और ये राय है और ये फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मानना ज़रूरी होता है, हर सूरत में राय मानना। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि बात ये है कि अगर पिछली भी हुकूमत होती तो वो भी हो सकता है कि वो राय ना मानती, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब तो हुकूमत भी तब्दील हो गई है, तो ये मानती है या नहीं मानती इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक बात, मैं सारे पहलू रखूँगा आपके सामने। दूसरी बात,
उन्होंने मुझे ये कहा, कानूनी और आइनी माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास तो आइन को तब्दील करने का अख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की दो किस्म की जुरिस्डिक्शन होती हैं, एक है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक है उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी जहाँ पे फैसला होता है, फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म के आइन को तब्दील नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही फोरम का अख्तियार है और वो फोरम है पार्लियामेंट। सिर्फ आइन को तब्दील पार्लियामेंट कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। एडवाइजरी ओपिनियन तो या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की तो तब भी जहाँ पे आपको राय मतलूब हो, राय में तो वैसे ही कोई, वो तो राय का मानना न मानना भी किसी हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं होता। अच्छा, एक बात। अब आ जाएं दूसरी बात पे, क्योंकि अब यहाँ पर तो न राय, ना जुरिस्डिक्शन, ना आर्डर, कुछ भी हो, मरकज़ में तो कुछ नहीं होना, क्योंकि शहबाज शरीफ को किसी पीटीआई वाले ने वोट नहीं दिया। सही हो गया। पीटीआई वाले उनसे अलहदा ज़रूर हुए थे, उन्होंने बयानात भी दिए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, सिंध हाउस में भी आए थे, बाकी जगहों पे भी हमने देखा। लेकिन जब पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ को अल्टीमेटली 174 वोट मिले, उस वक़्त किसी पीटीआई वाले का वोट नहीं था। तो जब वोट डला ही नहीं है, वो तो मुनहरिफ में आते ही नहीं है ना, इधर तो छुट्टी हो गई, इधर तो ख़त्म हो गया। अब आ जाएँ जनाब हमजा शहबाज की तरफ। ठीक, उनका केस यहाँ पर जो पंजाब के जितने भी मेंबरान हैं, 26 हुए पीटीआई के मुनहरिफ या 25 हुए या जितने भी हैं, उनका केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, और ये तीन जजेस ने ये कहा ना कि हमारी ये राय है कि जो भी मुनहरिफ रुकन होगा उसका वोट नहीं गिना जाएगा। 24 मार्च 2022, ये अभी की बात है, ये फैसला जब ये रेफरेंस दायर किया गया था और ये केस चल रहा था, उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि डिस्कार्डिंग MNA's वोट इन नो ट्रस्ट इंसल्टिंग। ठीक है ना, कि अगर कोई MNA वोट देता है नो ट्रस्ट में, यानी कि अदम एतमाद में कोई वोट देता है और उसका वोट नहीं गिना जाता, तो ये बेइज्जती है उन अरकान की। अब थोड़ी सी डिटेल भी देख लीजिए। द कंट्रीज टॉप जज ऑन थर्सडे ऑब्जर्व्ड that discarding a lawmaker's vote during no confidence proceeding was insulting. He added that a member of the National Assembly could not be barred from voting. तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि रिमार्क्स दिए थे कि किसी भी रुकन कौमी असम्बली को आप रोक नहीं सकते वोट देने से, और अगर उनका वोट पड़ जाता है और उस वोट को न गिनना भी ये तौहीन है उस रुकन की। तो आज चीफ जस्टिस साहब को क्या हो गया, आज हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उन्होंने ट्वीट करके, ये उन्हीं की खबर थी, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने मार्च में तो ये कहा था कि अगर किसी मेंबर का वोट नहीं गिना जाता तो ये उसकी तौहीन है, और वो कन्विंस थे कि हर सूरत में उसका वोट गिना जाना चाहिए। लेकिन आज दो मेंबरान यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने पर, ये हसनात मलिक साहब ने ट्वीट की है, उनके कहने पर, उनके कन्विंस करने पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने भी कहा है कि वोट नहीं गिना जाएगा। ठीक है, आप देख लें, ये मार्च में उनकी ये ओपिनियन थी और आज उनकी ये ओपिनियन है। मुझे कहने दीजिए, मैंने एक वीडियो की थी और मैंने कहा था कि कुछ हाईएस्ट जुडिशरी के दो लोग गए थे और मुबैना तौर पे, मैं यूँ कहूँगा, बल्कि मुझे जिन ज़राए ने बताया तो उन्होंने मुबैना इस्तेमाल नहीं किया था, तो उन्होंने कहा मुबैना तौर पे दो जजेस गए थे जनरल बाजवा साहब के पास और उन्होंने सिफारिश की थी इमरान खान साहब की, और जनरल बाजवा साहब ने उनकी सिफारिश को किसी खातिर में नहीं लाया था। उस वक़्त अभी अदम एतमाद नहीं आई थी। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये कुछ बड़े वकला ने भी बताया है। ठीक,
ज़राए ने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है, अब ये मुझे नहीं पता, ये जो भी जिन लोगों ने बताया बहुत ही ऑथेंटिक हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ बड़े वकला ने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस बात की शिकायत भी की है कि आपके कोई 2 जजेस गए हैं और वहाँ पर उन्होंने सिफारिश भी की है। ठीक हो गया। तो फिर मैंने नाम पूछा, उन्होंने खैर बताया, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी नहीं बताया था और अब की बार भी नहीं बताऊंगा, और लोग वैसे पहचान गए थे। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना वहाँ जाके अस्करी अदालत में मुकदमा बहुत ही बतौर एहसन रखा था, बतरीके एहसन रखा था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने कुछ इसरार किया, मैंने कहा जी बता दें कोई नाम पूरे, तो उन्होंने कहा छोड़ देना, आप नकवी साहब हैं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, मुझे फिर समझ नहीं आई तो मैंने फिर उनसे पूछा, उनको मजबूर किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया भी सही। ठीक हो गया। और अब जो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे इल्ज़ाम ये है, मुबैना तौर पे, कि जो इस बेंच में एक जज साहब थे कोई, वो भी वहाँ गए थे। ठीक। अच्छा, अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अब ये एक ओपिनियन आई है। अब बात ये है कि सूरत हाल यहाँ पर है कि जी अब क्या होगा, हमजा शहबाज साहब का अब क्या होना है। ठीक। हमजा शहबाज, पहली बात तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारी ओपिनियन है। कानूनदान ये कह रहे हैं कि ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई रुकन मुनहरिफ हो के वोट दे अपनी पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन के ख़िलाफ़, यहाँ पर जो मुकदमा लड़ा गया, यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन में, उसमें वकला ने साबित किया कि पार्लिमानी पार्टी की किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं थी। ट्वीट डायरेक्शन नहीं होती, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन वो होती है कि जो पार्लिमानी पार्टी पार्लिमानी लीडर के लेटर हेड पे या पार्टी के लेटर हेड पे हर किसी को डायरेक्शन थ्रू प्रॉपर चैनल देता है, जो कि डायरेक्शन का उसका तरीकाकार है। अच्छा, अब उसके बाद एक दूसरा जो एक केस का हवाला दिया जा रहा है, उस केस का हवाला ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में एक फैसला दिया था। वो ओपिनियन नहीं थी, वो फैसला था कि खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में नाजिम का इलेक्शन हो रहा था। उस वक़्त नाजिम या चीफ नाजिम का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था। जब पहले चुने जाते थे लोग डायरेक्ट, फिर वो आगे नाजिम को चुनते थे, जैसे यहाँ पे MPA वज़ीर आला को चुनते हैं और MNAs वज़ीर आज़म को चुनते हैं। इस तरीके से लकी मरवत में इलेक्शन हो रहा था नाजिम का। मौलाना फजल रहमान साहब और PTI ये एक धड़ा था, पीपल्स पार्टी और ANP ये दूसरा धड़ा था। अब आपस में इलेक्शन हो रहा था और अचानक मौलाना फजल रहमान की पार्टी का JUI का नाजिम था, PTI भी उसको सपोर्ट कर रही थी, तो अचानक उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर लिया। जैसे ही इलेक्शन का बाइकाट किया तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोगों ने PTI और ANP के कैंडिडेट को वोट दे दिए। अब वो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जब एक पार्टी का उम्मीदवार बाइकाट कर जाए तो वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अगर उस पार्टी के वोट दे भी दें, वो तब भी नाअहल नहीं होते, ना नाअहल होते हैं ना डिसीट होते हैं, क्योंकि उनका उम्मीदवार तो बाइकाट कर गया। यहाँ पे दोनों बातें हैं। इस ओपिनियन में भी लिखा हुआ है कि अगर मुनहरिफ अराकीन, मैं बाकी पहलू भी डिस्कस करूंगा, बेफिक्र हो जाएं, अगर मुनहरिफ अराकीन, यह हमारी ओपिनियन है, इन आवर व्यू लिखा हुआ है फैसले में, ठीक हो गया ना, इस ऑर्डर में या इस ओपिनियन में इन आवर व्यू लिखा हुआ है। तो अगर मुनहरिफ अराकीन अगर वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट दें, तो अगर डायरेक्शन हो ही नहीं, डायरेक्शन इशू ही ना हुई हो, फिर क्या होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन का बाइकाट कर गए थे। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में असद उमर के या बाकियों के चलने वाले मैसेजेस को डायरेक्शन भी समझा जाए, या इमरान खान साहब के ट्वीट को भी डायरेक्शन समझा जाए, परवेज़ इलाही तो बाइकाट कर गए थे,
जब उनके बाइकाट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है कि आप दूसरे कैंडिडेट को दे दें, आप डिसीट नहीं हो सकते, आप मुनहरिफ वाला मामला आप पे लगेगा ही नहीं। तो ये बातें हैं कि अब उसके बाद क्या फैसला होता है कि ये डिसीट होते हैं कि नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन से भी आना है फैसला। हमजा शहबाज साहब का क्या होगा, क्या हमजा शहबाज साहब, अच्छा अब ये कौन फैसला करेगा कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रहे। आखिर ये भी तो कोई फोरम होना चाहिए ना, ये तो ओपिनियन है ना। अब ये मैंने दोनों बातें आपके सामने खोल के रख दी। अब एक तीसरी बात आ जाती है कि बिल फर्ज कह दिया जाए कि ये कोर्ट की तरफ दोबारा रजू करें। अब शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया है, बाकी अपने कानूनी और आइनी माहिरीन को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे। उनके पार्टी के अंदर भी बहुत कानूनी और आइनी माहिरीन हैं, बहुत बड़े बड़े, बाकी भी हैं जिनसे मशवरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी भी कहीं, या हाईएस्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट है, उसके भी रजू किया जा सकता है कि ये बाइंडिंग है या नहीं है। और अगर इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ता है, हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन अगर दोबारा कराना पड़ा, मैं वो आता हूँ जो डिसेंटिंग नोट है 2 जजेस का, उनका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा कराना पड़ा तो दोबारा आइन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 130 है, उसके तहत ये है कि अगर वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा हो 2 के दरमियान, तो जो बंदा 51% वोट हासिल करेगा, यानी अक्सरियत 100 में से 51 जो हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा। पंजाब असम्बली के जो अरकान की तादाद है वो 371, अब उसके तहत या जितने भी को कम थे 1-2, अब पिछली दफ़ा ये था कि 186 जो हासिल करेगा वो जीत जाएगा। हमजा शहबाज साहब ने 197 हासिल किए थे। अब अगर उन वालों को निकाल भी दें, अब दोबारा मुकाबला हो जाए, परवेज़ इलाही साहब में और हमजा शहबाज में दोबारा मुकाबला हो जाए, और अगर वो मुकाबला हो जाए और मुकाबले में इस तरह से हो कि पीटीआई के यही अरकान जो 25 थे, 25 के बजाय दोबारा 30 गायब हो जाएं, अब आप उनको खींच के तो असम्बली में ला नहीं सकते। वो गायब हो जाएं, और वो गायब हो गए और ये पीटीआई के और परवेज़ इलाही के मिला के ही खैर से 150 न बने। और उसके बाद आप देख लें कि वो जो 4-5 ने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया था, एक तरह से देने का इरादा रखते थे, जो नून लीग के मुनहरिफ थे, जो कि हर दूसरे दिन उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर रहे थे, वो शर्कपुरी वगैरह, या शरपुरी है मुझे नहीं समझ आती, ठीक हो गया ना, वो वाले। तो अब उस तरीके से अगर उन्होंने इसका फ़ैसला कर लिया कि जी वो भी तो फिर मुनहरिफ, वो तो नहीं गिने जाएंगे, चलो वो भी ना आए, 160 तो फिर भी बचते हैं, ये 162 नून लीग के अपने, इसमें 7 मेंबरान पीपल्स पार्टी के शामिल कर लें, और जो जिसने एक ने उनको वो राय हक वाले पार्टी को भी दिया, और को 2 पता नहीं कितने आज़ाद थे, कितने थे वो भी, तो 170 को तो ये क्रॉस करते हैं, उनके तो पूरे 160 भी नहीं बनते। आर्टिकल 130 में ये लिखा हुआ है कि जब अगर ऐसा हो कि कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सके और अगर दूसरी दफ़ा इलेक्शन करवाना पड़े, तो दूसरी दफ़ा इलेक्शन में 186 नहीं लिए जाएंगे, 51% रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी दफ़ा जो असम्बली के अंदर मौजूद अरकान होंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो असम्बली के अंदर मौजूद अरकान होंगे उनकी अक्सरियत जिनको मिलेगी। अब आप देख लीजिए कि अगर यही अलीम खान ग्रुप भी सारा नहीं आता, जहांगीर तरीन ग्रुप भी नहीं आता, ये सारे के सारे नहीं आते और कुछ और भी गायब हो जाते हैं, देख लीजिए ना, तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब को मिला के भी खैर से 150, और अब तो जो परवेज़ इलाही साहब के 10 अरकान हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो 10 के 10 आएँ, क्योंकि चौधरी सालेक साहब यहाँ पे मिनिस्टर हैं, तारिक बशीर चीमा साहब भी यहाँ पे मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज़ इलाही नहीं हैं, बल्कि चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। तो ये जो 10 अरकान हैं MPA पंजाब असम्बली में, ये सारे को चौधरी परवेज़ इलाही के थोड़ी हैं। तो अगर दोबारा लाना पड़ा इनको को घसीट कर, तो इनको ला नहीं सकता, वो दिन तो गए। तो अगर इनके 150 पूरे ना हुए असम्बली में, फिर क्या करेंगे?
और दोबारा इलेक्शन होता भी है और उनके 170 हो गए, तो फिर तो आईन ये कहता है कि अगर दूसरी दफ़ा इलेक्शन करवाना पड़े तो फिर आपको 51% नहीं चाहिए, आपको 186 नहीं चाहिए, बल्कि असम्बली के अंदर जो तादाद पहुंच जाएगी जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्शन तो हमजा के लिए और भी आसान हो गई है। अब आज मैं आपको बताता हूँ, मैं वो डिसेंटिंग नोट भी बताता हूँ जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब का और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब का। जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब मेरे डेरा इस्माइल ख़ान के जज हैं। यकीन कीजिए उनके सारे फैसलों ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब भी बलोचिस्तान के जज हैं। यकीन कीजिए कि लोग हैरान रह गए कि जब इन रिमार्क्स में जिस तरीके से वो कलाब पे उन्होंने सवालात किए, लोगों को समझ आ गई कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने सवालात किए और कैसे आईनी नुक्ते और कानूनी नुक्ते उठाए। तो अब आप जो है ना उनका डिसेंटिंग नोट मैं ज़रूर आपको बताता हूँ उन्होंने उसमें क्या लिखा, लेकिन मैं पहले मैं ये आपको बता दूँ अपना तजिया कि ये सारे आईनी और कानूनी नुक्ते, ये सारी मुशगाफियाँ, ये सारी चीज़ें उस वक़्त करामद होंगी कि जब आप सर तस्लीम खम करके नहीं खड़े होंगे, जब आप सर झुका के नीचे निगाहें करके हाथ बांध के बाअदब बामुलाहज़ा नहीं खड़े होंगे, जब आप ये न कह दें कि मुझे अगर इमरान खान ने मेरी गाल पे एक थप्पड़ मारा है तो आप दूसरी गाल भी आप सामने पेश कर दें कि हुजूर इस पे भी लगा दीजिए एक थप्पड़, रसीद कर दीजिए। जब आपका ये रवैया होगा तो फिर खान साहब आपको कच्चा कच्चा खा जाएंगे। लेकिन जब आप भी उसी तरीके से डट जाएंगे आइन और कानून के हिसाब से, तो फिर हो सकता है आपको कुछ गेन हो। नवाज़ शरीफ साहब ने जो सुनने में आया है, जो ज़राए ने हमें बताया है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि खान साहब का इलाज कर सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो असम्बलियाँ तोड़ो और बस जाओ घर और फिर इलेक्शन करवाओ। इंतशार से कुछ नहीं हो सकता ना, इंतशार वो इस तरीके से जब जो उसकी मर्ज़ी आए, जो कुछ भी हो, जिस तरीके से भी हो। तो फिर आप ये देखें ना, DG/ISPR ने आके कहा कि जी अगर कोई रोज़ ही हमें गालियाँ दे, मैं आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ नहीं कर सकता अपने दिफा के लिए। कहने का मकसद यही था कि हुकूमत दिफा करे, पार्लियामेंट दिफा करे अपने इदारों का एग्जेक्टिव दिफा करे, सियासतदान दिफा करें। आपने दिफा नहीं किया। वो जजों पे चढ़ाई करता रहा, आपने कोई दिफा नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तक एक शेर का बच्चा बन के इमरान खान के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, लेकिन आपने कोई दिफा नहीं किया उनका। आपने किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड नहीं किया। मुझे जस्टिस नसीम हसन शाह का एक इंटरव्यू याद आ रहा है। वो मरहूम कहा करते थे और उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, और जस्टिस नसीम हसन शाह का वो उस इंटरव्यू में मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि देखें हम पर प्रेशर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने का। वो मान रहे थे कि ये फैसला गलत था, लेकिन हम पे प्रेशर था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि ये प्रेशर किसकी तरफ से होता है, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हमारे भी बच्चे होते हैं, हमारे भी, उन्होंने जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा जजेस कोई अलूफ मखलूक नहीं है, यानी कि हो सकता है उनके अल्फाज को मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मरीख पे नहीं रहते, वो इसी माशरे में रहते हैं। वो भी प्रेशर उन पे भी एग्जर्ट करो तो वो भी प्रेशर का असर लेते हैं। उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनका भी इस तरीके से वो सारा कुछ ही होता है, वो भी प्रेशर असर लेते हैं। अब अगर एक पार्टी उन पे चढ़ के जाए, उनको इस तरीके से वो इदारा दिफा भी न कर सके, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न कर सके, कुछ भी न कर सके, एक जुमला बोला नाम लिए बगैर मरियम नवाज साहबा ने, एक जुमला, उन्होंने नाम भी नहीं लिया जनरल फैज़ का। उसके बाद इमरान खान का ट्वीट, असद उमर का ट्वीट, फवाद चौधरी का ट्वीट, सबका वो गीले तीतर का ट्वीट, किसी का क्या ट्वीट, उनका वो करके DG/ISPR को टैग करके उन्होंने कहा या ये जर्नल नहीं है तुम्हारा। उन्होंने वो ऐसी तैसी कर दी कि दूसरे दिन ISPR को एक पूरा बयान जारी करना पड़ा कि पेशावर के कोर कमांडर के ख़िलाफ़ जो जरदारी साहब ने कहा या जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने कुछ कहा, तो वो उनको उसकी मजम्मत करनी पड़ी। भाई बात ये है, ये इदारे मरीख पे नहीं रहते, ये असर लेते हैं अवाम का, ये असर लेते हैं सियासतदान का।
एक बंदा इतना खुल के आया हुआ है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, फ्रंट पे खेल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसकी मजम्मत भी नहीं आ रही, आगे से आप अल्लाह मियाँ की गाय बन के हैं खड़े हैं। तो ऐसे ही होना है, फर्दर भी ऐसे ही होना है। अगर आपने ये, तो वो कानूनी और आइनी नुक्ते थे ना, और ये सियासी थे। आप कोई कहे कि इस फैसले से सियासी फ़ायदा लेगी पीटीआई, बिल्कुल लेगी। वो तो अभी उन्होंने लेना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ ने तो ये भी कह रहे थे बस उस्मान बुज़दार बहाल हो गया, कुछ ने यह कहा है कि परवेज़ इलाही यूँ समय जीत गया है और वो तो वज़ीर आला बनने गया है। ऐसे ही होगा। अब डिसेंटिंग नोट पे आए, इस पे मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। डिसेंटिंग नोट 2 जजेस का, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब और जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जज, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। डिसेंटिंग नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट लिखा है। उस नोट में उन्होंने लिखा है, बिल्कुल इस ओपिनियन के ख़िलाफ़ लिखा है। उन्होंने कहा जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हमारा ये अख्तियार ही नहीं है। हाँ, अगर कोई रुकन मुनहरिफ होता है और पार्टी का हेड लिखता है स्पीकर को, और स्पीकर आगे भेज देता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये मुनहरिफ हो गया है, और इलेक्शन कमीशन उसको डिसीड करता है या नहीं करता, ये उनका अख्तियार है। उसके बाद फैसला हमारी तरफ आता है चैलेंज होके, तो फिर ये हमारा अख्तियार है, फिर हम वो करें। अभी ये उनको करने दें। हाँ, ये भी उन्होंने लिखा है, दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में, कि अगर पार्लियामेंट अगर समझती है कि जी बात यह है कि अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि इनकी सज़ा बढ़ाई जाए या कम की जाए, जो भी, तो वो कर सकती, मुनहरिफ अरकान की, उनका अख्तियार है, हमारा अख्तियार नहीं है। अब आ जाए जो अहम दूसरा सवाल पूछा था कि ये नाअहली ताहयात है या नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस पार्लियामेंट को भेज दिया कि ये पार्लियामेंट अख्तियार ये वो करे कि ताहयात है या नहीं है, इसका फ़ैसला पार्लियामेंट करे। तो सर, इसका फ़ैसला भी पार्लियामेंट को ही करने देते। बात ये है ना, इस पे ओपिनियन दे दी और उस पे ओपिनियन, तो ये वही वाली बात है। मुझे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की एक बात याद आ गई है कि उन्होंने अफजल गुरु के केस में, वो जो मुजाहिद थे कश्मीर के, अफजल गुरु के केस में, अफजल गुरु शहीद के केस में उन्होंने फांसी दी थी, और फैसले में लिखा कि इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का हमें एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन जनता के मिजाज को खुश करने के लिए बस हमने ये फ़ैसला कर दिया। ठीक है, टू सेटिस्फाई, ये आप पढ़ लें, उस फैसले में लिखा हुआ है, टू सेटिस्फाई द पब्लिक कॉन्शियंस। ठीक है ना, जनरल कॉन्शियस, जनता के मिजाज को खुश करने के लिए। तो कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो जनता के मिजाज को, ये बाबरी मस्जिद का फैसला भी ऐसे ही आया था। उन्होंने कहा, उन्होंने फैसले में लिखा कि जो मूर्तियां रखी गई थी बाबरी मस्जिद में वो भी गलत था, जो गिराई गई वो भी गलत था, लेकिन फिर भी वही जनता के मिजाज को खुश करने के लिए कहा गया कि मस्जिद को दूसरी जगह पे ज़मीन अलाट कर दी जाए, यहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो ये बहुत सारे फैसले होते हैं जो जनता के मिजाज को, और जनता का मिजाज इस वजह से, क्योंकि जब जनता बिफर जाती है, जब इस तरीके से, अब वो जनता होती है, ये जनता का एक धड़ा होता है, क्योंकि बाकी जनता खामोश है, वो घरों में बैठी है। जो हुकूमत है उसके साथ भी एक बहुत बड़ी जनता है। 2018 के इलेक्शन में तमाम पार्टीज जो आज हुकूमत में हैं, इन्होंने 70% वोट हासिल किए थे, ये किसी को याद हो या ना हो। और जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 30% वोट हासिल किए थे, यानी 100 में से 30 वोट इमरान खान को मिले थे, और 70 वोट नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF वगैरह, MKM, इनको मिले थे। तो 70% वोट वाले आज हुकूमत में हैं, 30% वोट वाले आज अपोजिशन में हैं। ओवरऑल इनको वोट इस तरह से मिले थे। जो 30% वोट वाले हैं, उन्होंने हुल्लड़बाजी मचाई हुई है, वो ऐसी तैसी कर रहे हैं, अदालत की भी, वो अदलिया की भी, वो फौज की भी, वो आर्मी चीफ की भी, वो GGISI की भी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी, वो मीडिया की भी, सब की माँ बहन एक कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इस तरीके से फिर हर बंदा इस तरीके से, अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं किया, असर नहीं लिया। हो सकता है कल को वो ले भी लें। किसका काम है इनको डिफेंड करना? मेरा काम है, मीडिया का काम है, सियासतदानों का काम है, हुकूमत का काम है।
जो वो अमन्ना व सदकना यूँ हाथ बांध के अल्लाह मियाँ की गाय बन के करते रहे हैं, तो खान साहब तो फिर लथाड़ते पथाड़ते जाएंगे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।